स्टार्ट किया केमिकल इक्विलिब्रियम और आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन मीन के 1803 से पहले जितने भी रिएक्शन देखे गए वो जो रिएक्शन थे वो साइंटिस्ट कह रहे थे ये जो रिएक्शन है 1803 से पहले जितने भी रिएक्शन थे उन रिएक्शन को इन्होंने नाम दे दिया कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, मीन के इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन आफ्टर क्या हुआ 1803 के बाद कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन भी जो है वो प्रोसीड करते हैं, बोथ डायरेक्शन में जो रिएक्शन होते हैं वो भी प्रोसीड करते हैं और उन रिएक्शन को उन्होंने नाम दे दिया रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ मैस एक्शन है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही दिया गया। सबसे पहले हमें एक्टिव मैस के बारे में पता होना चाहिए। एक्टिव मैस क्या है कि जो मैस यूज होगा केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए उस मैस को हम लोग नाम दे देंगे कौन सा मैस है, एक्टिव मैस। जैसे कि अगर हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल ले लें, अगर आप लोग चिकन खरीदने जाते हैं, आप लोग 5 kg जो है वो चिकन खरीदते हैं, 2 kg जो चिकन है आप लोग पका लेते हैं, उसे आप लोगों ने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। 3 kg जो चिकन है वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, वो बल्कि आप लोगों ने रख दिया। तो जो एक्टिव मैस होगा वो क्या होगा, वो 2 kg जो आप लोगों ने चिकन यूज कर लिया उस चिकन को हम लोग कह देंगे कि 2 kg जो चिकन है वो एक्टिव मैस है। आप लोगों ने खरीदा तो 5 kg था लेकिन उसमें जितना यूज हो गया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक्टिव मैस है। और एक्टिव मैस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये हम उसके ब्रैकेट से इसे हम लोग डोनेट करते हैं। और जो कंसंट्रेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं कि ये मोलर कंसंट्रेशन है और उनकी जो यूनिट होती है उन्हें हम लोग कहते हैं ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्या हुआ कि 1864 में 2 साइंटिस्ट थे, कैटो गुलबर्ट्स एंड पीटर वेस ने, इन्होंने क्या दिया कि लॉ ऑफ मैस एक्शन दिया। अब लॉ ऑफ मैस एक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा, लॉ ऑफ मैस एक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जो मोलर कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन होंगे उनके अगर इनके जो रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी जो रेट ऑफ रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है वो भी ज्यादा होगा। मीन के इनके दरमियान क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, एक ये बात होगी। दूसरी बात ये थी कि इनकी जो कंसंट्रेशन है इनको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अगर हम इनके मोल्स वगैरह यूज कर लें तो मोल्स मीन के अगर यहाँ पे क्या होगा, ये A मोल्स है और ये क्या होगा, B मोल्स है। अब ये जो मोल्स होंगे ये क्या बन जाएंगे, उसी सब्सटेंस की क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे। तो पावर में हम लोग लिखेंगे कि इनके जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या होंगे कि उनकी पावर में चली जाएंगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का जो अगर हम लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिफाइन करें तो जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, जो ये जो रिएक्टेंट थे इन दोनों को कंबाइन करके जिनके अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होंगे तो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी हमारे पास ज्यादा होगी और इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो इनकी क्या बन जाएगी, इनकी पावर बन जाएगी। जो कंडीशन हम लोग लेंगे कि जो फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर वगैरह वो क्या होंगी, वो कांस्टेंट होंगी। अगर हम लोग जनरल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, 2 डायरेक्शन हम लोगों ने स्टडी किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास 2 डायरेक्शन होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। जनरल रिएक्शन हम लोग लेते हैं, हम लोगों ने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो हम लोग कह रहे थे ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, जब हम इसको कन्वर्ट इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक इज इक्वल टू का ऑप्शन लगाएंगे और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे। इसे हम इस कांस्टेंट को हम लोग कह देंगे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। सेकंड वन जो है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट दे देंगे, सेकंड कंडीशन ये होगी कि ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन थी ना। अब रिवर्स रिएक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये रिएक्टेंट कम ये प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट बन जाएंगे और दोबारा इन्होंने क्या हो जाना है, इन्होंने रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट दे देना जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट के। अगर हम इस साइन को खत्म करें तो हमारे पास क्या आएगा,
अब ये जो कांस्टेंट है इसे हम लोग कह देंगे कौन सा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किसके लिए है, ये रिवर्स डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट है। अब इक्विलिब्रियम जब इन दोनों में इसकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, Kf जो होगा हमारे पास Kr के मीन के रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो हम लोग क्या इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास Kf तो ये हम लोग लिख देंगे। अब हम जब हम इस Kr को इस साइड पे ले आएंगे तो ये जो वैल्यू है ये उस साइड पे चली जाएगी। तो क्या होगा कि जब Kf/Kr है ये हमारे पास चला जाएगा एक और कांस्टेंट के इक्वल होगा, उस कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देंगे ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस Kf/Kr ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये रिवर्स डायरेक्शन के लिए। ये कौन सा कांस्टेंट है, ये फॉरवर्ड कांस्टेंट है और ये रिवर्स कांस्टेंट है। तो हम लोग कह देंगे एक और कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, उसको हम लोग नाम दे देंगे कौन सा कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसके ये किसके इक्वल होगा, ये Kf/Kr के जो है इक्वल हो जाएगा। Kc के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें तो Kc को हम कह देंगे हमारे पास रेशियो है, किसकी रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ, ये भी अब हमारे पास प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। इस मीन के Kc हमारे पास रेशियो है, ये प्रोडक्ट है किसकी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की और प्रोडक्ट है किसके कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की। तो हम लोग कह देंगे ये Kc है, ये प्रोडक्ट है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे हमारे पास Kc। अगर यहाँ पे ही अगर हम इनके मोलर कंसंट्रेशन ले लें तो क्या होगा, ये इसके क्या होंगे मोलर कंसंट्रेशन, तो इनके जो मोलर कंसंट्रेशन होंगे ये इनकी पावर बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये A B, यहाँ पे C आ जाएगा या D, तो तब हमारे पास इनकी जो कंसंट्रेशन बन जाएंगी मोलर कंसंट्रेशन, तो वो ये, ठीक है। अगर हम Kc की यूनिट के बारे में देखें तो एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले कि मीन अगर हम कोई, ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म थी ना, अगर हम रिएक्शन के थ्रू देखें तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन को जब हम लोगों ने कंबाइन किया तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया। अगर इसका हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें तो क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी तरह हाइड्रोजन आयोडीन। अब रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जब हम Kc इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा कि इनकी कंसंट्रेशन सेम आ जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आयोडाइड आ जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो Kc हमारे पास क्या होगा, Kc तो ये जो 2 है मोलर कंसंट्रेशन ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से अगर हम Kc की यूनिट निकाल लें तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की कि कंसंट्रेशन को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन को हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। अगर यहाँ पे हम यूनिट हर एक कंसंट्रेशन को हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिया, तो यहाँ से अगर हम इसी की यूनिट फाइंड कर लें तो इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, Kc है हमारे पास HI की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 2 है, अब ये तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, मिलके 2, ये 1 और ये 1 2, अगर हम इसे ओपन करके लिख लें तो ये क्या होगा मोल Dm-3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, Kc की जो यूनिट होगी वो 1 यूनिट हो जाएगी। बिल्कुल आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस रिएक्शन की जो है वो Kc की जो यूनिट फाइंड करनी है और साथ ही इसका आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो था कि लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हम लोगों ने इसको डिफाइन किया, यूनिट देखी और फिर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देखी और यूनिट देखी।